अंतर भारतीय के श्रोताओं को एक बार पुनः मेरा नमस्कार। हारिसर जी ने मुझे संदेश भेजा था कि हमारा देश किस तरह से बलशाली बने, किस तरह से ताकतवर बने, महान बने। इस तरह की कुछ पंक्तियां शायद एक गीत की थी, जिस गीत की रचना साने गुरु जी ने की थी, तो शायद उनके दिमाग में ये बात रही होगी कि इस पंक्ति को लेकर के ही क्यों ना आगे बढ़ा जाए, और ज़रूरत भी है इस समय। इसके अलावा ये कार्यक्रम का प्रसारण 14 नवंबर से शुरू होगा, जो नेहरू जयंती है। इसे बाल दिवस के रूप में भी सारे भारत में मनाया जाता है, क्योंकि नेहरू जी एक विजनरी प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने आधुनिक भारत का निर्माण की नींव रखी थी उन्होंने। और चूंकि वो बच्चों में बहुत लोकप्रिय थे, चाचा नेहरू के नाम से वो जाने जाते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो ताकत है देश की, ये देश की ताकत हथियारों में नहीं होती है, बच्चों में। और इसीलिए उन्होंने बच्चों में खूब लोकप्रिय वो एक व्यक्ति रहे हैं। जहाँ कहीं भी वो जाते थे, बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कह के बुलाते थे, और वो उनके बीच में भी पहुँच जाया करते थे। जिस तरह की शुरुआत अब्दुल कलाम आज़ाद ने भी अब्दुल कलाम जी ने भी की थी, और उन्होंने बच्चों के साथ में मिलके, स्कूलों के बच्चों के साथ में मिलके इस दिशा में बहुत बड़ा प्रयत्न किया था। दोस्तों, मेरी समझ जो है वो ये है कि अगर हमारे देश के हर शख्स के हाथ में कोई हथियार आ जाए या लाठी आ जाए, तो क्या हमारा देश शक्तिशाली बन सकता है? या हमारे हमारे हमारी जो सीमाएं हैं, हमारी जो सरहदें हैं, उनकी तरफ अभेद्य दीवारें खड़ी कर दी जाएं, तो क्या हमारा देश बहुत शक्तिशाली या महान बन सकता है क्या? या हमारा जीडीपी, जिस तरह से हम आंकड़े देकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, इस समय गुमराह कर रहे हैं, उससे हमारा देश बलशाली बन सकता है क्या? या छल फरेब की भाषा से देश कभी बलशाली नहीं बनेगा? अभी पिछले एक हफ्ते के अंदर जो समाचार पत्रों में समाचार आए हैं, वो पीड़ित करने वाले समाचार हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के मुताबिक 116 देशों में भारत का 101वां नंबर है, यानी केवल 15 देश जिनकी हालत हमारे देश से ज़्यादा खराब है। बाकी तो हम बहुत आगे हैं इस मामले में। हमारे देश के अंदर पिछले कुछ वर्षों से एक मुहिम चली है विक्रम स्थापित करने की, या रिकॉर्ड बनाने की। चाहे वो ऊंचाई का रिकॉर्ड हो, लंबाई का रिकॉर्ड हो, समय का रिकॉर्ड हो, तादाद का रिकॉर्ड हो, इस तरफ हमारी ताकतें ज़्यादा खर्च हो रही हैं, न कि इस तरफ कि हम किस तरह से बेहतर एजुकेशन दें, किस तरह से हम एक होलिस्टिक एजुकेशन दें, ताकि बच्चे को अलग से कुछ न समझाया जाए, सारी चीज़ें उसके घर से और उसके स्कूल से ही उसे समझ में आने लगे। पर्यावरण की रक्षा हो, या आरोग्य की बातें हो, या जिम्मेदाराना व्यवहार हो, या संवेदनशीलता हो, या किसी की केयर करनी हो, या किस चीज़ को प्राधान्य देना है, किस चीज़ को प्रायोरिटी देना है, ये सारी चीज़ें हमारी एजुकेशन में आनी चाहिए। जिसके अंदर हाथ की भी एजुकेशन हो, हृदय की भी एजुकेशन हो, और ब्रेन की भी एजुकेशन हो। होलिस्टिक एजुकेशन होगी तभी हम अपने बच्चों को जिम्मेदार व्यक्ति बना सकते हैं, जिम्मेदार नागरिक बना सकते हैं। और बाकी तो इस तरह से अगर जीडीपी का भ्रम फैला के, या ये आंकड़ों का माया जाल फैला के सामान्य व्यक्ति को गुमराह किया जा सकता है, जैसा कि अक्सर सियासत के लोग कर रहे हैं, लेकिन इससे वास्तविकता नहीं बदलती है। कल ही मैंने पढ़ा था कि 33 लाख बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित हैं हमारे देश के अंदर। ये छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे देशों की तो जनसंख्या इतनी होती है। 33 लाख बच्चे गंभीर रूप से, दूसरे तरह से तो वो कुपोषित है ही, लेकिन अत्यंत गंभीर जिनकी हालत है, ऐसे 33 लाख बच्चे हैं। और ऐसे समय में भी हम ये कहने से बाज नहीं आते हैं कि हम सुपर पावर बन रहे हैं। हमारा देश जो है ना, वो लगातार आगे बढ़ रहा है, नहीं लगातार आगे बढ़ रहा होगा, लेकिन कुछ लोग निश्चित रूप से बढ़ रहे हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन जो गरीब लोग हैं, उनकी स्थिति में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। आज ऐसा भी कहा जाता है कि
कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो आलसी हैं, जो मेहनत करना नहीं चाहते हैं, जो काम से जी चुराते हैं, ऐसे ही लोग भूखे मरते हैं। लेकिन इसमें सच्चाई नहीं है। लोगों को काम चाहिए। अगर हर हाथ में काम होगा तो ही मैं समझता हूँ कि हर पेट में रोटी हो सकती है। हर हाथ में हथियार देने से देश बलशाली नहीं बन सकता है। गांधी जी ने बहुत पहले इस चीज को परख लिया था और इसीलिए उन्होंने जो 7 पाप की बात की थी कि अगर ये 7 पाप हैं जो हमारे समाज के अंदर, उनको अगर शख्स ढंग से आत्मसात करे, उनको समझने की कोशिश करे, तो निश्चित रूप से जो भ्रामक चीजें हैं, जो छल फरेब की चीजें हैं, वो धीरे धीरे शनै शनै हमारी जिंदगी से दूर जाएंगी और ऐसी चीजें उनकी जगह पर आएंगी कि जिससे हम अपने ताने बानों को फिर से बुन सकते हैं, फिर से हम अपने देश की गाड़ी को पटरी पर ला सकते हैं। और इसलिए उन्होंने 7 सामाजिक पाप की बात कही थी, जिसमें पहला था सिद्धांत के बिना राजनीति। अगर राजनीति में सिद्धांत नहीं है तो हम कहीं भी नहीं जा सकते हैं। और आज आप देखिए कि सबसे ज्यादा लोगों को गुमराह अगर कोई कर रहा है तो वो सियासत के लोग हैं। दूसरा, उन्होंने ये कहा था कि काम के बिना धन। आज ये मुद्दा बहुत समझने जैसा है कि हम ये चाहते हैं कि हम घर बैठे रहे, एयर कंडीशन रूम में बैठे रहे और मुझे सारी सुविधाएं मिलती रहे। तो ये यानी हम परोक्ष दूसरे लोग हमारे लिए मेहनत करें और हम चुपचाप बैठे रहें घर के अंदर और भोजन करते रहें, इसे भी पाप माना है गांधी जी ने। विवेक के बिना सुख, ऐसा सुख जिसमें विवेक न हो, विवेकहीन सुख, इसका कोई अर्थ नहीं है। चरित्र के बिना ज्ञान, अगर हमारा जो ज्ञान है उसमें चारित्रिक बल नहीं है तो उस ज्ञान का भी कोई मतलब नहीं है। नैतिकता के बिना व्यापार, अक्सर आज यही हो रहा है। जो बहुत बड़े बड़े दिग्गज हमारे देश के जो कॉरपोरेट मानधाता हैं, उनके अंदर, उनकी अगर बिजनेस में, उनकी अगर व्यापार में आप देखिए कि नैतिकता का कितना बड़ा हाथ है, कितनी बड़ी नैतिकता या कितनी नैतिकता से वो काम कर रहे हैं, या फिर वो केवल अपना खजाना ही बढ़ाने की सोचते हैं हमेशा। और इसके बाद उन्होंने जो बात कही है वो है मानवता के बिना विज्ञान। अगर हम विध्वंसक चीजों का निर्माण करना चाहें, विध्वंसक चीजों का अन्वेषण करना चाहें, तो ये देश बलशाली नहीं बनेगा। ये विध्वंसक ही चीजों के अंदर मुब्तला रहेगा। इसलिए शुरू से ही हमारे यहाँ, चाहे वो अब्दुल कलाम हो, चाहे वो डॉक्टर होमी भाभा हो, चाहे वो जगदीश चंद्र हो, विक्रम साराभाई हो, इन लोगों ने हमेशा देश के कल्याण की बात कही है। और इसीलिए हम उस समय, हमारा देश वाकई में देखा जाए तो हम एक बल की तरफ, एक शक्ति की तरफ इस दिशा में हम लोगों ने प्रयाण किया था। तो और अंतिम उन्होंने जो बात कही थी वो त्याग के बिना पूजा। ऐसी वर्शिप जिसमें त्याग ही न हो, उसका भी कोई मतलब नहीं है। तो इन 7 चीजों को अगर हम बारीकी से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इन्हीं चीजों में वो छिपा हुआ है, वो मर्म छिपा हुआ है कि जिससे हम देश को धीरे धीरे सच्चे अर्थों में बलशाली बना सकते हैं। हमारा ये जो विकास है वो यूज एंड थ्रो वाला विकास, ये विकास किसी भी दिशा में हमें नहीं ले जा रहा है। और इस विकास से पर्यावरण का जो सत्यानाश हम कर रहे हैं, वो आज नहीं तो कल हमारी नई पीढ़ी को, नए बच्चों को इसका खामियाजा निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा। एक फिल्म के अंदर ये गीत था कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे जो दीर्घ दृष्टा जो नेता थे, उन लोगों ने देश को आज़ाद तो किया तूफानों में से कश्ती निकाल के, लेकिन आज तो हम कश्ती के ही अंदर तूफान ला बैठे हैं। हमारा जो देश है उसके ही अंदर हमने इतने तूफान खड़े कर रखे हैं कि चाहे वो पड़ोसी देश हो, चाहे वो आंतरिक राज्यों का विग्रह हो, हर जगह आप देखिए तो लोगों में असंतोष है। चाहे वो किसानों की बात हो, चाहे वो छोटे छोटे उद्योगों की बात हो, ये धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं जो जीवन दाता थे। गांधी जी ने बहुत पहले इस चीज़ को समझ लिया था और इसीलिए उन्होंने ये कहा था कि छोटे छोटे उद्योग जो है ना, वही एक जीवन की डोर है। वो छोटे छोटे घरों में, गरीब लोगों में, गरीब तबकों में, उन्हीं से रोजी रोटी चल सकती है। इसीलिए उन्होंने चरखे का इजाद किया था।
उसकी शुरुआत उन्होंने की थी। आज चरखे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लघु उद्योगों की निश्चित रूप से ज़रूरत है। एजुकेशन के ऊपर ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। आरोग्य के ऊपर अगर अभी भी हम ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि हमने भाग दौड़, आपाधापी और एक एक सांस के लिए लोगों को जद्दोजहद करते हुए देख लिया है इस महामारी में। अब भी हम अगर इससे बोध नहीं लेते हैं तो फिर हम ये स्वप्न छोड़ दें कि हमारा देश कभी बलशाली बन सकता है। हुँ? इसके अलावा हमें हमारी जो एग्रीकल्चर है, जो कृषि है, उसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आत्महत्या जो है वो लगातार हो रही है। सरकार किसी भी कीमत पे उसको रोक नहीं पा रही है किसी भी तरह से। और हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी खुशहाल किसान कभी आत्महत्या नहीं कर सकता है। आत्महत्या करने के पीछे जो कारण होते हैं, वो सबसे बड़ा कारण उसका कर्ज है, क्योंकि ज़्यादातर मौसम के ऊपर हमारी एग्रीकल्चर का आधार होता है, और कभी अतिवृष्टि कभी अनावृष्टि की वजह से हमारा किसान तबाह हो जाता है। उसकी तरफ भी हमारे देश की सरकार को ध्यान देना होगा, तभी हम इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं। इन छोटी छोटी बातों को अगर हम नज़रअंदाज करेंगे और बड़ी बातों की तरफ ध्यान देते रहेंगे तो फिर हम कहीं भी नहीं पहुंच सकते हैं। हमारे देश के अंदर जो एक विग्रह है, आप देखिए कि इलेक्शन होते हैं तो केवल जाति और धर्म के आधार पर ही हम वोट मांगते हैं। हम कभी भी विकास के आधार पर, या देश हमारा उन्नति करे, प्रोग्रेस करे, बलशाली बने, इसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इन सारी चीज़ों पे अगर ध्यान दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि हमारा देश बलशाली बन सकता है। एक बार पुनः आयोजकों का धन्यवाद।